शहर के एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में लक्ष्मी अम्मा रोज की तरह अपनी छोटी सी सब्जी की रेहड़ी पर बैठी थीं। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। जब एक गरीब औरत ने उनसे थोड़ी सी सब्जी खरीदी तो अम्मा ने मुस्कुराकर उसे थैले में से मुफ्त में थोड़ा धनिया और हरी मिर्च डाल दी। तभी एक साधारण सी कार आकर रुकी और उसमें से एक लड़की किरण आम से सलवार सूट में उतरी। किरण को देखते ही अम्मा का चेहरा खिल उठा। अरे मेरी बेटी आ गई। किरण मुस्कुराई। कैसी हो अम्मा? रुक बेटी, अम्मा ने प्यार से कहा। आज तेरे लिए खास तौर पर गांव से ताजी भिंडी मंगवाई है, और खुद ही सबसे ताजे टमाटर और अच्छी अच्छी भिंडी छांटकर एक थैले में भरने लगी। किरण ने पैसे दिए, अम्मा का हाथ दबाया और चली गई। आसपास के कुछ दुकानदार उन दोनों को देखकर जलते थे। सब जानते थे कि लक्ष्मी अम्मा की अपनी कोई औलाद नहीं थी, और किरण जो शहर की इतनी बड़ी अफसर थी, सब्जियां सिर्फ और सिर्फ अम्मा की रेहड़ी से ही लेती थी। किरण के लिए अम्मा सिर्फ एक सब्जी वाली नहीं, बल्कि उसकी मां जैसी थी, और अम्मा के लिए किरण वो बेटी थी जो उनके नसीब में नहीं थी। ये खून का नहीं, बल्कि उससे भी गहरा दिल और सम्मान का रिश्ता था। एसपी किरण के बाजार से निकलने के कुछ समय बाद वहां एक पुलिस की जीप तेजी से धूल उड़ाती हुई आई और सीधे लक्ष्मी अम्मा की रेहड़ी के सामने आकर रुकी। जीप में से इंस्पेक्टर राकेश सिंह, एक घमंडी और बदमिजाज अफसर, उतरा। उसके चेहरे पर ऐसी अकड़ थी जैसे वो बाजार का राजा हो। राकेश तिरछी नजरों से अम्मा को देखते हुए, ए बुढ़िया, पूरा हफ्ता निकल गया, इस महीने का हफ्ता कहाँ है? लगता है तेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। दुकानदारी करनी है तो ऊपर का खर्चा तो देना पड़ेगा। लक्ष्मी अम्मा का मुस्कुराता हुआ चेहरा डर से पीला पड़ गया। उन्होंने कांपते हाथों को जोड़ लिया। साहब, अभी तो बोहनी भी ठीक से नहीं हुई है। घर का किराया देना है, अपनी दवाई भी लानी है। आप बड़े साहब हैं, मुझ गरीब पर रहम कीजिए, अगले हफ्ते पक्का दे दूंगी। ये सुनते ही राकेश जोर से हंसा। उसकी हंसी में दया नहीं, बल्कि मजाक उड़ाने का भाव था। राकेश, रहम पुलिस रहम करने के लिए नहीं, हिसाब लेने के लिए होती है। ये किराया, दवाई, ये सबका पुराना रोना है। अगर पैसे नहीं दे सकती तो इतनी बड़ी जगह घेर कर क्यों बैठी है? सड़क पर भीख मांग। ये शब्द लक्ष्मी अम्मा के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी। लक्ष्मी अम्मा आवाज में हिम्मत भरते हुए, साहब, मैं मेहनत करके इज्जत की रोटी खाती हूं, भीख नहीं मांगती। आप वर्दी पहने हैं, आपको ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। अम्मा का जवाब सुनकर राकेश का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक मामूली सब्जी वाली उसे उसकी वर्दी का पाठ पढ़ा रही थी। राकेश आंखें दिखाते हुए, जबान चलाती है बुढ़िया, मैं तुझे बताता हूं कि वर्दी का क्या मतलब होता है। ये कहकर उसने गुस्से में आगे बढ़कर रेहड़ी पर जोर से लात मारी। एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। लकड़ी की कमजोर रेहड़ी एक झटके में पलट गई। सब कुछ गंदी सड़क पर बिखर गया। कुछ सब्जियां पास के गटर में जा गिरी और बाकी आती जाती गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के पहियों के नीचे कुचली जाने लगी। लक्ष्मी अम्मा अपनी आंखों के सामने अपनी बर्बादी का ये मंजर देखती रह गई। वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। बाजार में तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा हो गई थी। लोग देख रहे थे, आपस में फुसफुसा रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस वर्दी वाले से एक शब्द भी कहे। राकेश ने अपनी मूंछों पर ताव दिया। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अगले हफ्ते तक पैसा नहीं मिला तो ये रेहड़ी भी यहां दिखनी नहीं चाहिए। वो अपनी जीप में बैठा और ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। पीछे रह गई तो बस सड़क पर कुचली हुई सब्जियां और एक बूढ़ी औरत की सिसकियां। इंस्पेक्टर राकेश के जाने के बाद बाजार में जमा हुई भीड़ धीरे धीरे छट गई। लोग आपस में बातें करके और उस वर्दी वाले को कोसकर अपने अपने काम में लग गए। किसी ने भी लक्ष्मी अम्मा की मदद करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन पास की चाय की दुकान पर बर्तन धो रहा नौजवान लड़का राजू ये सब भूल नहीं पा रहा था। उसका खून खौल रहा था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे उस बेरहम इंस्पेक्टर ने एक बेसहारा बुढ़िया की इज्जत और मेहनत को सड़क पर रौंद दिया था। वो जानता था कि लक्ष्मी अम्मा कितनी नेक दिल हैं। वो ये भी जानता था कि किरण मैडम, जो शहर की सबसे बड़ी पुलिस अफसर हैं, अम्मा को अपनी मां की तरह मानती हैं। उसे लगा कि किरण मैडम तक ये खबर पहुंचाना उसका फर्ज है। लेकिन वो एक मामूली चाय की दुकान पर काम करने वाला लड़का था। उसके पास किरण मैडम का नंबर नहीं था और न ही कोई पहुंच। एक पल के लिए वो निराश हो गया, लेकिन फिर अम्मा का रोता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने सोचा, अगर आज मैं डर गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसने अपने सेठ से पेट दर्द का बहाना बनाया, अपनी पुरानी साइकिल उठाई और पूरी ताकत से शहर के एसपी ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। एसपी ऑफिस के बड़े से लोहे के गेट पर खड़े गार्ड ने उसे उसकी हैसियत देखकर रोक लिया। गार्ड डांटते हुए, कहां जा रहा है? ये कोई पार्क नहीं है, राजू ने कहा। मुझे एसपी किरण मैडम से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। गार्ड जोर से हंसा। पागल हो गया है क्या? एसपी साहिबा तुझ जैसे लोगों से नहीं मिलती, चल भाग यहां से। लेकिन राजू ने हिम्मत नहीं हारी। वो गेट पर ही अड़कर खड़ा हो गया और हर आने जाने वाले से मिन्नत करने लगा। उसकी आंखों में सच्चाई और घबराहट देखकर एक सीनियर हवलदार उसके पास आया। राजू ने उसे एक ही सांस में रोते रोते पूरी कहानी बता दी। हवलदार को मामले की गंभीरता समझ आ गई।
वो राजू को अंदर ले जाकर सीधे किरण के पर्सनल असिस्टेंट पीए के पास ले गया। पीए ने पूरी बात सुनी और फौरन इंटरकॉम पर एसपी किरण को कॉल मिलाया। मैम, बाजार से एक लड़का आया है। लक्ष्मी अम्मा के बारे में कुछ बहुत जरूरी खबर है। दूसरी तरफ अपने ऑफिस में एक जरूरी फाइल पर दस्तखत कर रही किरण ये नाम सुनते ही मूर्ति की तरह जम गई। उसके चेहरे का शांत भाव अचानक कठोर हो गया। उसकी आवाज में एक खतरनाक शांति थी। किरण बोली, उसे अंदर भेजो, अभी। किरण के ऑफिस में पिन ड्रॉप साइलेंस था। राजू, जिसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं, कांपते हुए उसने बताया कि कैसे इंस्पेक्टर राकेश ने बाजार में अम्मा को जलील किया, कैसे उनकी मेहनत की कमाई को अपने जूतों तले रौंद दिया। किरण अपनी कुर्सी पर पत्थर की मूर्ति बनी बैठी थी। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी आंखों में एक बर्फीला तूफान उठ रहा था। ये गुस्सा सिर्फ अम्मा के लिए नहीं था, ये गुस्सा उस वर्दी के अपमान पर था जिसे वो अपनी जान से ज्यादा मानती थी। एक वर्दी वाला जिसका काम रक्षा करना था, वही भक्षक बन गया था। किरण एक गहरी शांत आवाज में, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया राजू, तुमने आज बहुत हिम्मत का काम किया है। अब तुम वापस जाओ और किसी से भी इस बारे में कोई बात मत करना। तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। राजू ने सिर हिलाया और चुपचाप चला गया। उसके जाने के बाद किरण अपने ऑफिस की बड़ी सी कुर्सी पर पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक खतरनाक तूफान उठ रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पेन इतनी जोर से भींचा कि वो टूट गया और स्याही उसकी उंगलियों पर फैल गई। उसके पर्सनल असिस्टेंट पीए ने आज तक अपनी मैडम का ऐसा रूप नहीं देखा था। किरण ने इंटरकॉम का बटन दबाया। किरण बोली, मेरे आज के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो और मेरी ऑफिशियल गाड़ी नहीं, प्राइवेट कार बाहर निकालो, बिना किसी सिक्योरिटी के। बीए पर मैम, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। आपकी सुरक्षा। किरण, आवाज में सख्ती आ गई। मैंने जो कहा वो करो। पीए ने चुपचाप सिर हिला दिया। कुछ ही मिनटों बाद उसने अपनी वर्दी और पद की सारी निशानियां उतार दी और वही साधारण सा सलवार सूट पहन लिया जिसमें वो अम्मा से मिलने गई थी। उसने अपना सर्विस रिवॉल्वर, अपना आईडी कार्ड, सब कुछ लॉकर में बंद कर दिया। आज वो एसपी किरण शर्मा नहीं, बल्कि सिर्फ किरण बनकर सच्चाई देखना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि एक आम इंसान के लिए न्याय के क्या मायने हैं। लेकिन वो सीधे पुलिस स्टेशन नहीं गई। उसका दिल और दिमाग उसे पहले लक्ष्मी अम्मा के पास ले गए। वो अपनी प्राइवेट कार से शहर की एक पुरानी तंग गलियों वाली कॉलोनी में पहुंची, जहां अम्मा एक छोटे से किराए के कमरे में रहती थीं। दरवाजा खटखटाने पर जब अम्मा ने दरवाजा खोला तो किरण का दिल टूट गया। अम्मा की आंखें रो रो कर सूज गई थीं। किरण ने कुछ नहीं कहा। वो आगे बढ़ी और अम्मा को कसकर गले लगा लिया। अम्मा एक छोटी बच्ची की तरह उसकी बाहों में फूट फूट कर रोने लगी। किरण उन्हें चुप कराती रही, उनके सिर पर हाथ फेरती रही। लक्ष्मी अम्मा सिसकते हुए बोली, सब खत्म हो गया बेटी, मेरी इज्जत, मेरी मेहनत सब मिट्टी में मिला दी उस जालिम ने। किरण अम्मा को पानी पिलाते हुए, शांत हो जाइए अम्मा, मुझे सब पता चल गया है। आप मुझे बताइए उस इंस्पेक्टर ने ऐसा क्यों किया। अम्मा ने रोते रोते पूरी बात बताई। उसने बताया कि कैसे इंस्पेक्टर राकेश और उसके हवलदार हर महीने बाजार के हर छोटे बड़े रेहड़ी वाले से वसूली करते हैं। जो पैसे नहीं देता उसे परेशान किया जाता है, उसका सामान फेंक दिया जाता है। अम्मा ने कहा, इस महीने घर का किराया और दवाई का खर्चा ज्यादा था तो मैंने उससे कुछ दिन की मोहलत मांगी थी। बस इसी बात पर वो शैतान बन गया। ये सुनकर किरण की आंखों में खून उतर आया। उसके अपने शहर में उसकी नाक के नीचे कानून के रखवाले ही सबसे बड़े गुंडे बने हुए थे। एक पल के लिए उसके दिमाग में ख्याल आया कि वो अभी इसी वक्त उस इंस्पेक्टर राकेश को उसकी कॉलर से पकड़कर पूरे बाजार के सामने घसीटे, उसे अम्मा के पैरों में गिराकर माफी मंगवाए और उसे तुरंत सस्पेंड कर दे। लेकिन फिर उसके अंदर की ज़हीन एसपी जागी। उसने सोचा, एक छोटे से इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने से क्या होगा, उसकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा। हो सकता है ये लड़ाई सिर्फ राकेश की न हो। क्या वो अकेला है? इसके पीछे और कौन कौन शामिल है? उसके दिमाग में एक खतरनाक लेकिन सटीक प्लान बनने लगा। किरण बोली, अम्मा अब आप रोना बंद कीजिए, हम लड़ेंगे, लेकिन मेरे तरीके से। उसने अपने पर्स से पैसों की एक मोटी गड्डी निकाली और अम्मा के हाथ में रख दी। लक्ष्मी अम्मा, नहीं बेटी, ये मैं नहीं ले सकती, ये पाप पड़ेगा मुझे। किरण, ये पाप नहीं, ये न्याय की लड़ाई का पहला हथियार है अम्मा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। इन पैसों से आपको नई रेहड़ी नहीं खरीदनी है, आपको इसी टूटी हुई रेहड़ी की मरम्मत करवानी है और सब्जियां भी पहले से कम खरीदनी है ताकि किसी को शक न हो। किरण, और जब अगली बार राकेश वसूली के पैसे मांगे तो आप उसे दे देना। ये सुनकर अम्मा हैरान रह गईं। लक्ष्मी अम्मा हैरानी से बोली, क्या बेटी, तू एसपी होकर मुझे उस इंस्पेक्टर को वसूली के पैसे देने के लिए कह रही है? किरण अम्मा का हाथ पकड़कर बोली, जब आप उसे पैसे देंगी तो मैं आपको सबूत के लिए एक छोटा सा स्पाई कैमरा और माइक लगा दूंगी। हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना है। अगर आपने नई रेहड़ी लगा ली और ज्यादा सब्जियां खरीदी तो उसे शक हो जाएगा कि आपके पास इतने पैसे कहां से आए। हमें उसे बेखबर रखना है। क्या आप इसमें मेरा साथ देंगी? अम्मा ने किरण की आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास देखा। वो समझ गईं कि यह सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। उन्होंने कांपते हुए सिर हिला दिया।
अम्मा के घर से निकलने के बाद किरण अपनी कार में बैठी और उसने एक नंबर मिलाया। ये नंबर उसके सबसे भरोसेमंद और ईमानदार अफसर इंस्पेक्टर वर्मा का था। कुछ ही देर में शहर के एक शांत इलाके में इंस्पेक्टर वर्मा की जीप किरण की प्राइवेट कार के पास आकर रुकी। किरण ने उसे एक छोटा सा पैकेट दिया जिसमें एक बटन कैमरा और एक माइक था। किरण, गंभीर आवाज में, वर्मा, कल के लिए तुम्हारा एक बहुत जरूरी काम है। अपने सारे दूसरे काम छोड़कर सबसे पहले ये काम करना है। बाजार में लक्ष्मी अम्मा नाम की एक सब्जी वाली है। कल इंस्पेक्टर राकेश उनसे वसूली लेने आएगा। तुम्हें ये कैमरा और माइक चुपके से उनकी शॉल में लगाना है और पूरी घटना को रिकॉर्ड करना है। वर्मा हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं पूछा। किरण, आवाज में और सख्ती लाते हुए, ये एक बहुत ही गोपनीय ऑपरेशन है। इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। सबूत मिलते ही मुझे फौरन खबर करना। वर्मा, जी मैडम। वर्मा के जाने के बाद किरण ने एक गहरी सांस ली। वहां से निकलने के बाद वो अपनी प्राइवेट कार से उस पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ी जो इंस्पेक्टर राकेश के इलाके में आता था। थाने का माहौल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। आलस, बेपरवाही और आम लोगों के लिए तिरस्कार। किरण एक आम औरत की तरह अंदर दाखिल हुई। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो चुपचाप शिकायत दर्ज करने वाले काउंटर पर जाकर खड़ी हो गई। 10 मिनट तक खड़े रहने के बाद एक मुंशी ने बिना नजर उठाए उससे पूछा, क्या काम है? किरण, मुझे एक FIR लिखवानी है। मुंशी ने उसे ऊपर से नीचे देखा और बेरुखी से बोला, किस बारे में? किरण, आज सुबह बाजार में एक पुलिस अफसर ने एक बूढ़ी औरत की सब्जी की रेहड़ी पलट दी। मैं उसकी शिकायत दर्ज करवाना चाहती हूँ। मुंशी हंसा, अरे मैडम, ये भी कोई शिकायत है? पुलिस अपना काम कर रही थी। वो बुढ़िया गैर कानूनी जगह पर बैठी होगी। जाइए, हमारा टाइम खराब मत कीजिए। किरण, आवाज में दृढ़ता लाते हुए, जगह कानूनी थी या गैर कानूनी, इसका फैसला आप नहीं करेंगे। किसी की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना एक जुर्म है और आपको इसकी रिपोर्ट लिखनी होगी। दोनों के बीच बहस तेज होने लगी। उनकी ऊंची आवाज सुनकर इंस्पेक्टर राकेश अपने केबिन से बाहर आया। राकेश, क्या बकवास चल रही है यहाँ? उसने किरण को देखा जो एक आम सी औरत लग रही थी और उसका पारा चढ़ गया। राकेश, अकड़ दिखाते हुए, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों यहाँ हंगामा कर रही हो? किरण, मैं हंगामा नहीं कर रही। मैं एक जुर्म की रिपोर्ट लिखवाने आई हूं जिसे आपके मुंशी लिखने से मना कर रहे हैं। राकेश, व्यंग्य से मुस्कुराते हुए, कौन सा जुर्म हो गया मैडम? किरण ने उसे बाजार वाली घटना फिर से बताई। राकेश उसे पहचान तो नहीं पाया, लेकिन मामला समझ गया। राकेश, झूठ बोलते हुए उस बुढ़िया को कई बार चेतावनी दी गई थी। वो सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए थी। हमने बस अपना फर्ज निभाया है। किरण बोली, इंस्पेक्टर, किसी की रोजी रोटी को तबाह करना और उसे धमकाना गुंडागर्दी कहलाता है और ये एक संगीन जुर्म है। आपको इसकी रिपोर्ट लिखनी होगी। ये सुनकर राकेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। राकेश, चिल्लाते हुए, बहुत कानून जानती है तू। कौन है? वकील है क्या? ज्यादा बकवास की तो तुझे ही हवालात में डाल दूंगा। वो किरण के करीब आकर उस पर उंगली दिखाने लगा, ठीक उसी तरह जैसे वो आम लोगों को धमकाता था। राकेश, निकल जा यहां से, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। किरण अपनी जगह पर शांत खड़ी रही। उसकी चुप्पी और निडर आंखें राकेश के अहंकार को और चुभ रही थीं। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी कि एक मामूली औरत उसके सामने डर नहीं रही। किरण शांत लेकिन दृढ़ आवाज में, इंस्पेक्टर, आप एक नागरिक को धमका रहे हैं और अपनी ड्यूटी करने से मना कर रहे हैं। इसका अंजाम आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनना था कि राकेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सोचा कि इस औरत को इसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। राकेश, एक वहशी मुस्कान के साथ, अच्छा, मेरा अंजाम, मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूं। शिंदे, अरे ओ शिंदे, कहां मर गया? 2 हवलदार दौड़ते हुए आए। राकेश, इस औरत को गिरफ्तार करो। सरकारी काम में बाधा डालने और एक पुलिस अफसर को धमकाने के जुर्म में से अंदर करो। ले जाओ इसे। ये सुनते ही किरण के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी छा गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। गिरफ्तार? सिर्फ एक FIR लिखवाने की कोशिश करने पर? उसने अपनी पूरी नौकरी में ऐसा अजीब और बेवजह दबाव पहले कभी नहीं देखा था। वो सोच रही थी कि एक आम इंसान के लिए इस सिस्टम में इंसाफ पाना कितना मुश्किल है। उसका पहला ख्याल था कि वो तुरंत अपना ID कार्ड निकाले और इस इंस्पेक्टर को उसकी असली जगह दिखाए। लेकिन जैसे ही महिला कांस्टेबल ने डरते डरते उसका हाथ पकड़ा, किरण के दिमाग में एक और ख्याल बिजली की तरह कौंधा। वो सोच में पड़ गई, अगर मैं अभी अपनी पहचान बता दूं तो ये मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा, माफी मांगेगा और मैं इसे सस्पेंड कर दूंगी। लेकिन बाकी सबका क्या? ये पूरी व्यवस्था, ये सड़ा हुआ सिस्टम, ये सब पर्दे के पीछे ही रह जाएगा। आज मुझे मौका मिला है इस गंदगी को अंदर से देखने का, ये देखने का कि ये लोग एक बेकसूर आम इंसान के साथ किस हद तक जा सकते हैं। ये एक खतरनाक फैसला था, लेकिन किरण ने एक ही पल में तय कर लिया। उसने अपनी आंखों में आई हैरानी को छुपा लिया और उसकी जगह एक शांत स्वीकृति ले आई। उसने कोई विरोध नहीं किया। उसकी ये खामोशी राकेश को अपनी जीत लगी। राकेश बोला, देखा, सारी हेकड़ी निकल गई। वो जोर से हंसा। महिला कांस्टेबल किरण को पकड़कर थाने के अंदर बने हवालात की तरफ ले जाने लगी।
थाने में मौजूद बाकी लोग हैरान थे कि एक साधारण से दिखने वाली ठीक ठाक बात कर रही औरत को सीधे हवालात में क्यों डाला जा रहा है। लोहे का भारी दरवाजा एक कर्कश आवाज के साथ खुला और किरण को अंदर धकेलकर बंद कर दिया गया। ताला लगने की आवाज पूरे थाने में गूंज गई और उस आवाज के साथ किरण बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुकी थी। हवालात की हालत देखकर किरण को घिन आ गई। सीलन भरी दीवारें जिनसे पपड़ी उतर रही थीं। जमीन पर एक फटा हुआ बदबूदार कंबल पड़ा था। हवा में एक अजीब सी घुटन और निराशा की गंध थी। ये जगह इंसानों के रहने लायक नहीं थी। उसका खून खौल उठा, सिर्फ अपनी हालत पर नहीं बल्कि उन अनगिनत लोगों के लिए जिन्हें रोज ऐसी जगहों पर अपनी बेगुनाही के बावजूद रातें गुजारनी पड़ती थीं। रात हुई, थाने की लाइटें मध्यम हो गईं। बाहर से मच्छरों के भिनभिनाने और किसी शराबी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। किरण जमीन पर दीवार के सहारे बैठी रही। उसे नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने अम्मा का रोता हुआ चेहरा घूम रहा था। ये रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी और असहज रातों में से एक थी, लेकिन हर गुजरते पल के साथ न्याय के लिए उसका इरादा और भी मजबूत होता जा रहा था। उसे अब सिर्फ राकेश को नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम को सबक सिखाना था जो ऐसे राक्षसों को पैदा करता है। अगली सुबह जब थाने में चहल पहल शुरू हुई, किरण ने अपना दिमाग चलाया। उसे बाहर खबर भेजनी थी। उसने देखा कि रात की ड्यूटी वाला हवलदार जा चुका था और एक नया नौजवान हवलदार आया था जिसकी आंखों में अभी भी थोड़ी शर्म और इंसानियत बाकी थी। किरण ने उसे आवाज दी, किरण भाई साहब, क्या मुझे एक फोन कॉल मिल सकता है? कानून के हिसाब से ये मेरा हक है। नौजवान हवलदार राकेश के डर से पहले तो हिचकिचाया, लेकिन किरण की आवाज में एक ऐसा अधिकार था कि वो मना नहीं कर पाया। उसने चुपचाप अपना मोबाइल किरण को दे दिया। किरण ने इंस्पेक्टर वर्मा का वो सेकेंडरी नंबर मिलाया जो सिर्फ इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल होता था। 2 ही रिंग में फोन उठ गया। वर्मा अपनी एसपी की आवाज सुनते ही तुरंत पहचान गया और उसके दिल में एक खटका हुआ। ये नंबर, मतलब मामला बहुत गंभीर है। वर्मा, मैडम। किरण, आवाज शांत लेकिन तेज थी। वर्मा, मैं सिटी थाने के हवालात में हूं। वर्मा के मुंह से क्या निकलने ही वाला था कि किरण ने उसे रोक दिया। किरण सुनो, तुम मुझे यहां से निकालने आओगे, पर अभी नहीं। पहले आज का जो सबसे जरूरी काम है उसे पूरा करो। जब वो काम हो जाए तब यहां आना। वर्मा एक पल में सब समझ गया। ये कोई हादसा नहीं, मैडम का ही कोई प्लान है। वो जानता था कि ये सवाल करने का नहीं बल्कि आदेश का पालन करने का समय है। वर्मा, जी मैडम। किरण ने फोन काट दिया और मोबाइल हवलदार को वापस कर दिया। हवलदार हैरान था, लेकिन किरण जानती थी कि उसका सबसे भरोसेमंद अफसर अब काम पर लग चुका है। बाजार में लक्ष्मी अम्मा ने डरते डरते अपनी टूटी हुई रेहड़ी लगाई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे किरण की कोई खबर नहीं थी और वो बहुत चिंतित थी। तभी इंस्पेक्टर वर्मा एक साधारण से कपड़ों में एक ग्राहक बनकर आया। वर्मा धीरे से, अम्मा, मुझे एसपी मैडम ने भेजा है। वो ठीक है, लेकिन उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। उसने चुपके से एक छोटा सा बटन कैमरा और एक माइक अम्मा की शॉल में लगा दिया। अम्मा के हाथ कांप रहे थे। लक्ष्मी अम्मा, बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है। वर्मा, आपको डरने की जरूरत नहीं है अम्मा, आप बस हिम्मत रखिए, हम सब कुछ देख और सुन रहे हैं। लगभग 11 बजे इंस्पेक्टर राकेश अपनी जीप से उतरा। वो आज और भी ज्यादा अकड़ में था। वो सीधे अम्मा की रेहड़ी पर आया। राकेश घमंड से बोला, पैसे लाई बुढ़िया, या आज भी कहानी सुनाएगी। अम्मा ने कांपते हुए हाथ से पैसे निकालकर राकेश की तरफ बढ़ाए। राकेश ने पैसे छीने और अपनी जेब में रख लिए। शॉल में लगा बटन कैमरा ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। राकेश, ये हुई न बात। और सुन, कल एक औरत आई थी तेरी वकालत करने, उसे हवालात में डाल दिया है। ज्यादा जुबान चलाने का यही अंजाम होता है, समझी? ये कहकर वो बेशर्मी से हंसा और अपनी जीप में बैठकर चला गया। बाजार से कुछ दूर अपनी जीप में बैठे इंस्पेक्टर वर्मा ने डिवाइस से रिकॉर्डिंग अपने फोन में ट्रांसफर की। राकेश की आवाज, उसकी धमकी, पैसों के लेन देन का सबूत और सबसे बढ़कर किरण को हवालात में डालने का उसका कबूलनामा, सब कुछ एकदम साफ था। उसकी मुट्ठी भिंच गई। मिल गया सबूत, लेकिन वर्मा सीधा उस थाने नहीं गया। वो जानता था कि ये लड़ाई अब सिर्फ राकेश की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की है। उसने तुरंत जिले के सबसे बड़े अफसर डीआईजी डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल को फोन मिलाया। वर्मा तेज और गंभीर आवाज में, जय हिंद सर। इंस्पेक्टर वर्मा बोल रहा हूं। एक बहुत ही जरूरी और संवेदनशील सूचना है। एसपी किरण मैडम को सिटी कोतवाली थाने में गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है। फोन के दूसरी तरफ एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। डीआईजी, क्या बकवास कर रहे हो वर्मा? सर, मैं सच कह रहा हूं। मेरे पास इंस्पेक्टर राकेश सिंह के खिलाफ जबरन वसूली और एसपी मैडम को धमकाने का ठोस सबूत है। डीआईजी समझ गए कि मामला बहुत गंभीर है। उन्होंने फौरन आदेश दिया, 5 मिनट में स्पेशल टास्क फोर्स की टीम के साथ मेरे ऑफिस पहुंचो। उसी वक्त सिटी थाने में राकेश सिंह अपनी मेज पर बैठा चाय पी रहा था और अपने हवलदारों के सामने अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। राकेश हंसते हुए, कल एक औरत आई थी, बहुत कानून सिखा रही थी। ऐसी अक्ल ठिकाने लगाई कि अब जिंदगी भर किसी पुलिस वाले से जबान लड़ाने की हिम्मत नहीं करेगी। सारे हवलदार हंस रहे थे।
तभी अचानक बाहर ब्रेक लगने की तेज आवाजों की एक श्रृंखला सुनाई दी। एक के बाद एक नीली बत्ती वाली 4-5 गाड़ियां तूफान की तरह थाने के गेट के अंदर दाखिल हुईं। सबसे आगे डीआईजी की गाड़ी थी। गाड़ियों से डीआईजी खुद, इंस्पेक्टर वर्मा और स्पेशल टास्क फोर्स के कमांडो जैसे दिखने वाले अफसर उतरे। उनके चेहरे पर गुस्सा था और उनकी चाल में एक ऐसी तेजी थी जिसे देखकर थाने में मौजूद हर पुलिस वाले के होश उड़ गए। राकेश ये सब देखकर घबरा गया। उसे लगा कि ये कोई सरप्राइज इंस्पेक्शन है। वो अपनी कुर्सी से उठा और वर्दी ठीक करते हुए बाहर भागा। राकेश डर से सल्यूट करते हुए, जय हिंद सर, आपने आने से पहले बताया नहीं सर। डीआईजी ने उसे नजरअंदाज कर दिया, जैसे वो वहां हो ही नहीं। उन्होंने घृणा से पूरे थाने को देखा और अपनी भारी आवाज में दहाड़े, इंस्पेक्टर राकेश सिंह कौन है? राकेश अभी भी स्थिति की गंभीरता को न समझते हुए अकड़ कर आगे आया। सर मैं ही हूं, इंस्पेक्टर राकेश सिंह। डीआईजी उसकी तरफ घूमे। उनकी आंखों में आग जल रही थी। डीआईजी, एसपी किरण शर्मा कहाँ है? ये नाम सुनते ही राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने उसका सारा खून निचोड़ लिया हो। राकेश हकलाते हुए एसएसपी, कौन एसपी सर? यहां तो कोई एसपी मैडम नहीं है। तभी पीछे से इंस्पेक्टर वर्मा आगे आया। उसकी आंखों में राकेश के लिए नफरत साफ दिख रही थी। वर्मा हवालात की तरफ इशारा करते हुए, वही औरत जिसे तुमने कल अपनी मर्दानगी दिखाते हुए एक झूठे केस में इस हवालात में बंद किया है, वही है एसपी किरण शर्मा। ये सुनते ही पूरे थाने में जैसे बम फट गया हो। सारे पुलिस वाले एक दूसरे को डर और अविश्वास से देखने लगे। राकेश की दुनिया घूम गई। उसे लगा कि वो अभी बेहोश होकर गिर पड़ेगा। डीआईजी एक हवलदार पर चिल्लाते हुए, हवालात का ताला खोलो। अभी हवलदार कांपते हाथों से चाबियों का गुच्छा लाया। खट की आवाज के साथ ताला खुला। लोहे का भारी दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर से किरण बाहर निकली। उसके कपड़े वही साधारण सलवार सूट थे। चेहरे पर थकान थी, बालों में हल्की सी धूल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी शांति और ताकत थी जिसे देखकर वहां मौजूद हर अफसर सन्न रह गया। किरण के बाहर निकलते ही डीआईजी से लेकर इंस्पेक्टर वर्मा तक हर एक अफसर ने पूरी ताकत से उसे सल्यूट किया। सभी अफसर एक साथ, जय हिंद मैम। सल्यूट की वो आवाज उस भ्रष्ट थाने की दीवारों में गूंज गई। राकेश के लिए ये किसी फैसले से कम नहीं था। वो धड़ाम से जमीन पर किरण के पैरों के पास गिर पड़ा। राकेश रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, मैम मुझे माफ कर दीजिए मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। किरण ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने डीआईजी की तरफ देखा। किरण, सर इस थाने में कानून का नहीं, गुंडों का राज चलता है, और ये है उसका सबूत। इंस्पेक्टर वर्मा ने अपना फोन निकाला और स्पीकर पर वो रिकॉर्डिंग चला दी। राकेश की अपनी आवाज पूरे थाने में गूंजने लगी। कैसे वो अम्मा से पैसे मांग रहा था, कैसे वो किरण को जेल में डालने की बात पर हंस रहा था। डीआईजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने पास खड़े डीएसपी को आदेश दिया, डीआईजी इस जानवर की वर्दी उतरवाओ, इसे और इसके साथ शामिल हर एक अफसर को तुरंत गिरफ्तार करो। ये पूरा थाना आज अभी से सस्पेंड है। वो जमीन पर पड़ा दया की भीख मांगता रहा, लेकिन अब उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। किरण चुपचाप ये सब देखती रही। उसकी आंखों में नफरत नहीं बल्कि न्याय की एक ठंडी शांति थी। कुछ ही घंटों में ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। सिटी कोतवाली थाने में भ्रष्टाचार का भंडाफोड़। एसपी किरण शर्मा ने खुद को गिरफ्तार करवाकर रंगे हाथों पकड़ा भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को। बाजार में वही दुकानदार जो कल तक डर के साए में जी रहे थे, आज एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे। उनके चेहरों पर सालों बाद एक सच्ची मुस्कान थी। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको किरण का कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे।